दोस्तों 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 को पहली बार एटॉमिक बम को टेस्ट किया गया था और इसे टेस्ट करने के बाद इतना बड़ा धमाका हुआ जिसे देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। इसे बनाने वाले साइंटिस्ट की उम्मीद से कई गुना ज़्यादा यह बम खतरनाक साबित हुई। साइंटिस्ट को यह बात समझ आ गई कि इससे पूरा का पूरा देश और लाखों लोगों की तबाही हो सकती है। जिस वक्त इसे टेस्ट किया गया वहाँ पर एक 100 फीट का स्टील टावर था और धमाका होने के बाद उसकी गर्मी की वजह से पूरा टावर भाप बन गया। इस धमाका का रेंज तकरीबन 100 मील दूर तक हुआ और 150 मील दूर एक आई विटनेस ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे एक आग का गोला आसमान की तरफ बढ़ रहा है। इस बॉम्ब को टेस्ट किया गया था न्यू मैक्सिको से 210 मील दूर साउथ के एक रेगिस्तान में। जब विस्फोट हुआ उस वक्त 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक यूएस नेवी का एक पायलट एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था। जब उसने यह देखा तो उसे लगा कि उस एरिया में आग से लपटा हुआ एक सूरज उग रहा है। इसके बारे में जानने के लिए उसने उस एरिया के रेडियो ऑपरेटर से कांटेक्ट किया तो एक सिंपल सा जवाब मिला, डोंट फ्लाई इन साउथ। इस पूरे टेस्टिंग मिशन को एक कोड वर्ड दिया गया, ट्रिनिटी, और इसके इंचार्ज थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। ओपेनहाइमर ओरिजिन से अमेरिकन नहीं थे। उनका जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ एक जर्मन इमिग्रेंट जूइश फैमिली के यहाँ। उनके पिता एक बहुत बड़े कपड़े उद्योग के व्यापारी थे। ओपेनहाइमर को बचपन से ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो आम लड़के से थोड़ा अलग थे। उनका लोगों से मिलना जुलना या फिर अपने उम्र के लड़कों से बात करना बहुत ही कम होता था। 21 साल की उम्र में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर चुके थे और महज 23 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन से फिजिक्स से पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फिजिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो 1936 में फुल टाइम फिजिक्स प्रोफेसर बन गए। सितंबर 1939 से वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है और नाजी पार्टी के लीडर एडोल्फ हिटलर अपने जर्मन साइंटिस्ट को न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऑर्डर देते हैं और दुश्मन देश के इस खतरे को भांपकर प्रोमिनेंट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे शक है कि जर्मनी न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। फिर क्या था, फिर यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी अपने साइंटिस्ट को न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। साल 1942 अब शुरू होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जहां पर एटॉमिक बम को डेवलप करने का प्लान था। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए यूएस गवर्नमेंट को एक ऐसी लोकेशन की तलाश थी जहां पर पब्लिक एक्सेस बिल्कुल भी ना हो, जहां पर बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का कोई कनेक्टिविटी ना हो। फाइनली उन्होंने कुछ लोकेशन चूज किया न्यू मैक्सिको के करीब और उनका नाम दिया लॉस एलामोस। इस जगह पर लगभग 1,30,000 वर्कर इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, मिलिट्री फोर्सेस और डेली वर्कर काम करने लगे। इस जगह को बिल्कुल ही सीक्रेट रखा गया था ताकि बाहर की दुनिया को इस प्लान का पता भी न चले। लॉस एलामोस को प्रोजेक्ट वाई के रूप में जाना जाता था। यह इतना हाई सिक्योर था कि यहाँ के लोगों का नाम भी कोड वर्ड में था। कोई किसी को ओरिजिनल नेम से नहीं बुला सकता था। यहाँ पर आने वाली चिट्ठी भी पहले यूएस गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल से स्कैनिंग की जाती थी। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के फ़ोन कॉल भी ट्रेस किए जाते थे और यहाँ के रहने वाले लोगों पर भी छुपे तौर पर यूएस ऑफिशियल्स द्वारा नज़र रखी जाती थी। यहाँ पर आने वाले खत भी एक फेक लोकेशन पर आते थे जिसका नाम था PO Box 1663 सैंटा न्यू मैक्सिको और इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट उस वक्त पड़ा था $2 अरब। अब ओपेनहाइमर अपनी टीम के साथ यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 कैसे डेवलप किया जाए इस चीज़ पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ओपेनहाइमर पहले से ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे तो उनके लिए यह काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। धरती पर पाया जाने वाला यूरेनियम 230 एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बहुत ही जल्दी होता है और अगर यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 निकाल दिया जाए तो इंसान की उम्मीद से कई गुना ज़्यादा यह एनर्जी पैदा करती है। अगर एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 से कोलाइड कराया जाए तो यूरेनियम 235 के एटम्स स्प्लिट हो जाते हैं और फिर स्प्लिट हुए एटम से नए न्यूट्रॉन कोलाइड होते हैं तो फिर से यूरेनियम 235 के एटम्स स्प्लिट हो जाते हैं और यह चेन रिएक्शन कंटिन्यू होता रहता है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में महज कुछ ही मिली सेकेंड्स का वक्त लगता है और इसके बाद एक ऐसा विस्फोट होता है जिसे देखने के बाद हर किसी का होश हो जाता है। इसी यूरेनियम चेन रिएक्शन को टेस्ट किया गया था जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। वहाँ पर 100 फीट लंबा एक स्टील का टावर था और वो टावर विस्फोट होने के बाद भाप में बदल गया
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो इस न्यूक्लियर वेपन की ताकत को कि स्टील जैसा हार्ड मटेरियल को भी भाप बनने में देर नहीं लगी। तो ज़रा सोचिए कि क्या हश्र होगा जब इस न्यूक्लियर वेपन को किसी इंसानी इलाके में गिराया जाए। यह विस्फोट ओपेनहाइमर की उम्मीद से कई गुना ज़्यादा निकला और इसे देखने के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से गीता की एक लाइन निकलता है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। इसे बनाने के बाद वो खुद भी खौफजदा हो गए कि मैंने ये क्या बना दिया। दुनिया के अलग अलग देशों के साइंटिस्ट के हाथ यह टेक्नोलॉजी अगर लग गई तो पूरी इंसानियत खतरे में आ जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि तभी यूएस ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अपना यूरेनियम से बना एटॉमिक बम गिरा देता है, जिसका नाम होता है लिटिल बॉय। और उसके बस 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को यूएस ने फिर से जापान के नागासाकी पर अपना दूसरा प्लूटोनियम से बना एटॉमिक बम गिराता है, जिसका नाम होता है फैट बॉय। इस हमले में लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग घायल हो जाते हैं और ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं। और उस बॉम्ब का असर आज भी उस एरिया के लोगों में पाया जाता है। इस हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है। इस हमले के बाद ओपेनहाइमर बहुत ही आहत हो जाते हैं और अलग तरह के मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। उनके दोस्त बताते थे कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहा करते थे और अक्सर एक ही चीज़ कहा करते थे, दोज पुअर लिटिल पीपल, दोज पुअर लिटिल पीपल। लेकिन जब भी वो काम करते उस वक्त वो बहुत ही फोकस्ड और रिलैक्स रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा न्यूक्लियर वेपन यूएस को देने के बाद यूएस गवर्नमेंट उन्हें अपना सबसे फेवरेट साइंटिस्ट बताएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूएस गवर्नमेंट को शक था कि ओपेनहाइमर भी जर्मन से ही बिलोंग्स करते हैं और इनकी फैमिली में इनके भाई, इनकी वाइफ, यहाँ तक कि इनकी गर्लफ्रेंड भी ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने उन पर एक हाई लेवल जाँच बैठा दी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल सका। वो इसलिए क्योंकि ओपेनहाइमर ने कभी यूएस से गद्दारी की ही नहीं थी। उनका ओरिजिन भले ही जर्मन से मिलता हो, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट और अपने टैलेंट के दम पर बनाया हुआ न्यूक्लियर वेपन सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए बनाया। लेकिन फिर भी यूएस गवर्नमेंट उन्हें उनकी सरकारी पोस्ट से हटा देती है और बाद में वो एक प्रोफेसर बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। 18 फरवरी 1967 को मात्र 63 साल की उम्र में इस जीनियस का डेथ हो जाता है थ्रोट कैंसर की वजह से। इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी एक चेन स्मोकर रहे थे। तो ये थी कहानी एक मशहूर साइंटिस्ट और फादर ऑफ एटॉमिक बम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। दोस्तों, अगर आप भी ओपेनहाइमर के बारे में कुछ जानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।